वेलकम बैक टू द शो पाकिस्तान आज रात। नाजरीन, आज बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह है जिसको मनाया भी एक तरह से काफ़ी हद तक गया है, लेकिन आज भी उनके जो जयाले हैं, जो आम आवाम है, वो ये सवाल ज़रूर करती है कि बेनज़ीर के कातिलों को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया। और इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं, जो बेनज़ीर भुट्टो के करीबी रिश्तेदार और जिनको फर्स्ट काज़न भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का कहा जाता है, वो डेफिनेटली हैं भी मुमताज़ अली भुट्टो साहब। उनसे हम खुसूसी इसमें गुफ्तगू कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पर हमने उनसे बात भी की है। पीपल्स पार्टी और सदर आसिफ अली ज़रदारी के बारे में उनकी क्या राय थी वो भी आप तक पहुंचाई है। बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों की गिरफ्तारी अब तक अमल में क्यों नहीं आई है उसकी पे भी उन्होंने अपनी राय दी है। अब हम उनसे उनके अपनी पार्टी जो उन्होंने बनाई सिंध नेशनल फ्रंट, उसके हवाले से भी कुछ बात करेंगे। मुमताज़ भुट्टो साहब, ये फरमाइएगा कि आखिर वो कौन सी वजूहात थी जो आपको, जिसने पीपल्स पार्टी से अलग किया और आपको एक अलहदा जमात बनाने पर मजबूर किया? अलग मैं नहीं हुआ पीपल्स पार्टी से, मुझे बेनज़ीर ने निकाल दिया था क्योंकि मैंने ये तजवीज़ दी कि हमें सूरत हाल पे नज़रसानी करनी चाहिए, गलत लोग नहीं उठाने चाहिए वगैरह वगैरह जो मैंने बताया है, तो उसे निकाला दिया बग़ैर नोटिस के। अखबार में ऐलान हुआ कि मुझे निकाला गया है पीपल्स पार्टी से, मैंने नहीं छोड़ी थी। दूसरा क्या था सवाल आपका? दूसरा मैं ये पूछ रही थी कि फिर सिंध नेशनल फ्रंट आपने बनाई और काफ़ी ज़्यादा फिर आप इल्ज़ामात कौम परस्त होने के लगे कि आप काफ़ी नेशनलिस्ट हैं, ये सभी इल्ज़ामात आप पे लगे साथ साथ। नहीं, नेशनलिस्ट तो लोग, मीडिया ने हमें नेशनल ज़बरदस्ती बनाया है। मेरा प्रोग्राम जो कॉन्फेडरेशन है वो वफाक का एक और रुख है और मेरा मौक़िफ़ ये है कि इस वायदे पे पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान बनाने वालों ने करारदाद पाकिस्तान में अपनी तकरीरों में, दस्तावेज़ात में ये लिखा है कि पाकिस्तान के अंदर सूबे जो होंगे वो ख़ुद मुख्तियार और मुख्तदर होंगे। अब ख़ुद मुख्तियार और मुख्तदर सूबे वफाकी निज़ाम में नहीं हो सकते, लेकिन वो सिर्फ कॉन्फेडरल निज़ाम में हो सकते हैं। तो मैंने ये तजवीज़ दी। आप कह रहे हैं कि मीडिया ने इल्ज़ाम लगाया आप पे नेशनलिस्ट होने का। आप खुद ये कह चुके हैं कि जब आपको चीफ मिनिस्टरशिप से हटाया गया तो उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का भी यही ख्याल था कि आप नेशनलिस्ट लीडर हैं, आप एक सूबे की बात करते हैं, मुल्क की बात नहीं करते, और अभी भी आपकी जो पार्टी है वो एथनिक पार्टी है, तो फिर नेशनलिस्ट होने का इल्ज़ाम आप पे क्यों ना लगाया जाए? नहीं, नेशनल लगाए, मुझे कोई परवाह नहीं है जो इल्ज़ाम लगाए, लेकिन हम तो जानते हैं कि हम क्या है। तो हम तो ये हैं, हम तो कॉन्फेडरेशन चाहते हैं। अगर इससे हम नेशनलिस्ट बनते हैं तो बिस्मिल्लाह। अच्छा, आपने अपने दौर में क्या सिंधी को सूबे की सरकारी ज़बान बनाने की को इम्प्लीमेंट नहीं कराया था अपने दौर में आपने? बिल्कुल, मुझे फ़ख्र है इस पर। तो क्यों आपने ऐसा किया? मतलब उर्दू अगर एक नेशनल लैंग्वेज थी तो क्या ज़रूरत थी कि सूबे की सरकारी ज़बान अलहदा हो या सिंधी हो? क्योंकि ये डिमांड था यहाँ सिंध के लोगों का। यहाँ भूख हड़तालें हो रही थी, मुजाहरे हो रहे थे। आजकल तो सिंध की ज़बान क्या, आज भी ये मुतालबा हो रहा है कि सिंध को कौमी ज़बान बनाओ, क्योंकि ये उर्दू जो है ये पाकिस्तान की ज़बान नहीं है, ये हिंदुस्तान की ज़बान है। मतलब उर्दू को पाकिस्तान की ज़बानें हैं। एक सेकेंड मुमताज़ भुट्टो साहब, आप उर्दू ज़बान को पाकिस्तान की कौमी ज़बान मानने से भी इनकार कर रहे हैं? नहीं, मैंने वो तो कबूल किया है, लेकिन नहीं, आपने कहा कि ये तो पाकिस्तान की ज़बान नहीं है, ये हिंदुस्तान की ज़बान थी। हाँ, लेकिन इसको हमने कबूल कर लिया है, हमने अपनी कौमी ज़बान बना लिया है। इसलिए सिंध में बहुत से लोग कहते हैं कि सिंधी को कौमी ज़बान बनाओ। अगर कौमी ज़बान नहीं तो सिंध में जो पहले ही वो प्रोविंशियल लैंग्वेज बनी हुई थी, अंग्रेज़ों ने तस्लीम किया था, कोर्ट में सिंधी इस्तेमाल होती थी, रेवेन्यू रिकॉर्ड सिंधी में है, हर जगह ऑफिस में सिंधी इस्तेमाल होती, उसको सिंध सूबे की ज़बान अगर मैंने बनाई और ये जुर्म है तो ये मैं 1000 बार करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये फरमाइएगा कि आप जमहूरियत के हवाले से क्या राय रखते हैं? आप इसके फेवर में हैं या नहीं हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जमहूरियत के सिवा तो और कोई हुकूमत का तरीका है ही नहीं। फिर ये बताएं कि आप खुद इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? आपकी पार्टी जो है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में क्यों नहीं है इस वक्त? हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हैं। हमारी जो बात है पूरे पाकिस्तान में मानी गई है। वो दिन गुजर गए जब मैंने कॉन्फेडरेशन की बात की और ज़ियाउल हक ने एक बार फिर मुझे 1.5 साल जेल कटवाई और गद्दारी और बगावत के लगाए। आजकल तो हर पार्टी यही मुतालबा कर रही है। खुर्शहीद बेनज़ीर ये मुतालबा करके गई कि हालांकि उसने मुझे निकाल दिया था पार्टी से, आखिर जब यहाँ आई तो उन्होंने ख़ुद ये मुतालबा किया
कि सूबों को हकूक दिए जाए, सूबों के गले में से हाथ ठीक है, निकाला आप जाए, बात करते हैं सूबों को कन्फेडरेशन की ज्यादा और आप कह रहे हैं कि दिए ये जाए। सूबों को हकूक दिए भी जा रहे हैं। आखिरी दफा आपकी पार्टी ने इलेक्शन कब लड़ा था? हमारी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ती, हमारे मंशूर में नहीं है। लेकिन ये कैसी जमहूरियत पसंद है आपके? आप कह रहे हैं कि हम जमहूरियत को फेवर भी करते हैं, लेकिन आपकी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ती, तो फिर जमहूरियत पसंद कहां से हो गए आप? अवाम 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 की तहरीक से जो जब तब्दीली आएगी वो कायम रहेगी। यहाँ तो असेंबलियों को तो हुक्मरान इस्तेमाल कर रहे हैं। अयूब खान के दौर में असेंबली नहीं थी, ज़ियाउल हक के दौर में असेंबली नहीं थी, लेकिन मुमताज मुशर्रफ भुट्टो के दौर में साहब, आप असेंबली अवाम नहीं की थी। अगर राय को इतना ही असेंबलियाँ तो मुकद्दम सिर्फ जानते हैं, हुक्मरान इस्तेमाल करते हैं यहाँ। ठीक है, अवाम की राय को आप इतना ही मुकद्दम जानते हैं और मानते हैं, तो फिर अवाम का जो एक हक है वोट देने का, वो क्यों छीन रहे हैं फिर आप? हाँ, मैंने कब छीना है? नहीं, आप अगर इलेक्शन पे यकीन नहीं रखते, आपके पार्टी के जो मैनिफेस्टो है उसमें ही ये क्लॉज नहीं है, तो फिर अवाम आपको कैसे आएगी, किस तरह से देगी? मतलब कोई डिक्टेटरशिप के तो बात नहीं है ना। नहीं, हम अवाम वोट देगी तो आप आगे आएंगे। नहीं, अवामी तहरीक के जरिए हम इक़्तिदार में आना चाहते हैं, अवाम के साथ मिलके मैदान में निकाल कर। मतलब वो तरीका क्या होगा? इलेक्शन नहीं होंगे, आप लोग इलेक्शन में खड़े भी नहीं होंगे। आज जो असेंबली है उसका क्या किरदार है? सिर्फ हुकूमत की तायीद। माजी में जो असेंबलियां रही हैं उनका भी यही किरदार रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मुमताज भुट्टो साहब एक बड़े इनकलाब की बात कर रहे हैं। मुझे उस तरीक़ेकार को तो बताइए कि जिसमें अवाम वोट भी ना दे, आप लोग इलेक्शन भी ना लड़ें, लेकिन आप लोग हुकूमत में आ जाएं। हुकूमत की कौन बात कर रहा है भाई? आप कर रहे हैं। हमें नहीं चाहिए हुकूमत। असेंबलीज में आना भी नहीं पसंद करते। नहीं, असेंबलियां इस मुल्क में फेल गई हैं, वो डिक्टेटरशिप पैदा होती है उसमें से। इस वक्त देखें, जरदारी जो है वो आइन को हर कदम पे वायलेट करता है। 18वीं तरमीम को वो कबूल ही नहीं करता। वो इसके मुशर्रफ के नक्शे कदम के 17वीं तरमीम के बुनियाद पे चल रहा है और प्राइम मिनिस्टर के अख्तियारात खुद ये इस्तेमाल कर रहा है। असेंबली क्या कर रही है? ठीक है भुट्टो साहब, आप ये कह रहे हैं कि खोले हुए बैठे देख रही है। आप जमहूरियत पसंद है, इम्पीचमेंट होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप जमहूरियत पसंद है, लेकिन आप इलेक्शन नहीं लड़ते, ये आपके मंशूर में नहीं है। मुझे बताएं, ये कौन से इस दुनिया के किस मुल्क में ये फॉर्मूला है जो आपने अपनाया हुआ है? कहाँ ये अप्लाई होता है? ये अतातुर्क ने अपनाया, ये गमाल अब्दुल नासिर ने अपनाया, ये फिडेल कैस्ट्रो ने अपनाया, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन वालों ने, देंतोन एंड रोबिस्पियर ने अपनाया, ये माओ जेतुंग और चू एन-लाई ने अपनाया, ठीक है, ये लेनिन और स्टालिन और ट्रॉट्स्की ने अपनाया। भुट्टो साहब, आपकी बात में समझ गया ना। फिर ये बताएगा कि फायदा क्या है इमरान खान साहब से मिलने का? मियां नवाज शरीफ साहब से अभी आपने पिछले 6 महीने में 2 मुलाकातें कर ली, इसका मकसद क्या है? वो तो चाहते हैं कि इलेक्शन हो, इलेक्शन जीत के वो असेंबलीज में आए। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है टोटली डिफरेंट है। फिर आपका फायदा क्या है इन लोगों से मिलने का? हम मिलकर गुफ्तगू करते हैं। सियासतदान की जो कार्रवाई होती है यही होती है कि आपस में मिल के डिस्कस करें और किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करें। लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है, सियासतदान करेगा, सियासतदान तलवार उठाल कर तो मैदान में नहीं निकलता। लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है, आप लोग मिलते हैं और इत्तेहाद बनाने की बात भी करते हैं। इत्तेहाद कैसे बनेगा आपकी पार्टी और नवाज लीग में या फिर तहरीक इंसाफ में, अगर आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू में इतना बड़ा डिफरेंस है? तो डिफरेंस तो है, इसलिए नहीं बना है। किसने बनाया है इत्तेहाद? कोशिश की है, मगर बातें करेंगे, कोशिश करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, कहीं ना कहीं नतीजे पे पहुंच गए तो मिल जाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि तो आपने वो अपनी राह पकड़े, हम अपनी पकड़ेंगे। ठीक है, सूबों के हुकूक की आपने बात की है। अभी रिसेंटली जो हमने देखा 18 अमेंडमेंट, उसके बाद 19 अमेंडमेंट और सूबों की डेवोल्यूशन का एक प्रोसेस, जो पोर्टफोलियोज हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं, इसको कुछ बेहतर देखते हैं आप? आपने कहा आइन की पामाली हो रही है, लेकिन आइन बन भी रहे हैं। ये 18th अमेंडमेंट पे पहले तो उसमें कुछ है ही नहीं। असल मसला है ख़जाने का कि इकॉनमी सूबों की कौन कंट्रोल कर रहा है। वो बदस्तूर मरकज़ के जेब में है। बाकी इधर उधर के पागल खाने, ये तालीम, ये फलां ठींगड़ा अगर सूबों को दे दिया तो वो तो और भी उन पे बोझ डाल गया है। उससे क्या मिलता है सूबों को? मतलब आप कह रहे हैं और उस पर अमल भी नहीं। 18वीं तरमीम पे अभी जवाब तो देने दें ना, सवाल पूछते हैं तो 18वीं तरमीम में तो अमल ही नहीं हुआ। कोई अमल नहीं करता। खुद जरदारी उस पर अमल नहीं कर रहा है। जरदारी वो अख्तियार इस्तेमाल कर रहा है जो 17वीं तरमीम के तहत मुशर्रफ करता था। ये बगैर यूनिफॉर्म के मुशर्रफ बैठा हुआ है।
मुमताज़ भुट्टो और साहब, आपने असेंबली कहा कि खामोश तमाशाई बनी हुई है। अच्छा, आइन पर जरदारी साहब अमल नहीं कर रहे, लेकिन हमने ये देखा है कि आज हमें पहले तो इंतज़ार था, हम ये सोचते रहे कि आज फिर एक आसिफ अली जरदारी साहब की एक जारहाना तकरीर हमारे सामने आएगी, लेकिन क्या किया जाए लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले का जिसमें उन्होंने कहा कि सदर सियासी नहीं होना चाहिए, सदर 2 ओहदे नहीं रख सकता। इस पर तो सदर साहब ने मानी है ना उनकी बात। आज देखें कोई तकरीर नहीं की उन्होंने, सियासी कहाँ मानी है, कोई सियासी सरगर्मियां उनकी, कोई सियासी तकरीर नहीं की उन्होंने। भाई इस्तीफा दे ना, सियासी घर में वो सदर लगा हुआ है, पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, फौरन इस्तीफा देनी चाहिए। अच्छा, तो अब आपका मुतालबा ये है कि सदर आसिफ अली जरदारी को इस्तीफा दे देना चाहिए? बिल्कुल, कोर्ट की ये जजमेंट है कि 2 ओहदे वो नहीं रख सकता, सियासी ओहदे नहीं रख सकता, आइन की खिलाफ वर्जी है। अच्छा, मुल्क की सदारत से दे इस्तीफा या पार्टी के को चेयरमैनशिप की से दे? वो उनकी मर्जी, लेकिन दोनों नहीं रख सकते। ठीक है, ये कोर्ट की फतवा है, ये आइन का असूल है। मोहतरमा की शहादत के बाद आपने कहा था अब सिर्फ मियां नवाज शरीफ एक ऐसे लीडर हैं जो कि आखिरी उम्मीद है अवाम के लिए, और ये बात आपने कही थी गालिबन मिड 2008 में। अब 2-2.5 साल गुजर जाने के बाद कैसा देखते हैं आप मियां साहब की सियासत को? क्या सही सिमत में जा रही है उनकी मैंने सियासत? ये कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा मैंने, ये कभी नहीं कहा। मैं 19 द नेशन की ये खबर है, उसको मैं कोट कर रहा हूं, जिसमें हेडलाइन लगी हुई थी कि आपने कहा है कि मियां नवाज शरीफ आखिरी उम्मीद हैं इस कौम के लिए। कभी नहीं कहा मैंने, नहीं कहा, ये आपने गलत खबर है, ये गलत खबर। बहुत शुक्रिया मुमताज़ अली भुट्टो साहब हमें ज्वाइन करने का पाकिस्तान आज रात में। और नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं नेशनल फ्रंट के जो सदर हैं मुमताज़ भुट्टो साहब, और उनके साथ हमने काफ़ी मौज़ूआत पे बात की। हम जानने की कोशिश ये भी कर रहे थे कि कौन सी ऐसी वजूहत हैं जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातलों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकें, कौन सी ऐसी वजूहत हो सकेंगी जिसकी बिना पे हमारे जो कौम का मुस्तक़बिल है, जो पाकिस्तान का सियासी मुस्तक़बिल है, वो आने वाले वक्त में बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथों में हो सकेगा। नाज़रीन, फीडबैक के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं par@cnbcpakistan.com पर। फिलहाल शो से नादिया मिर्ज़ा और शहजाद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।